संसद के मॉनसून सत्र की घोषणा 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कई अहम बिलों व मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के नेताओं व पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। संगठन सृजन अभियान पर हुई चर्चा। बीके हरिप्रसाद ने कहा, 30 जून से पहले नियुक्त होंगे सभी जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस की बैठक पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को पुनर्जीवित करना नामुमकिन। देश की जागरूक जनता देश हित के कार्यों के लिए सचेत। और प्रदेश सरकार ने सहायक जिला अटॉर्नी और उप जिला अटॉर्नी के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की शुरू। गृह विभाग की सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सुशासन और कर्मचारी केंद्रित प्रशासन की दिशा में बताया महत्वपूर्ण। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज दी। यानी कि 23 दिन तक संसद के मॉनसून सत्र में इस बार कई अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद के मॉनसून सत्र पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से कहा कि हमने संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई को बुलाने का फैसला किया है और यह 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने तारीख तय कर ली है और हम दोनों सदनों को बुलाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे। सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज चंडीगढ़ दौरे के दौरान हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत चर्चा की गई। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता व पर्यवेक्षक मौजूद रहे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में नेताओं को कहा कि संगठन बनाने में किसी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। गुटबाजी से पार्टी को हुए नुकसान पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने उनका स्वागत किया। उधर प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 30 जून से पहले सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। हर जिले में 6 लोगों का पैनल बनेगा। वहीं पार्टी में गुटबाजी को लेकर उन्होंने बताया कि कांग्रेस के काम के बीच गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो एक्शन लिया जाएगा। जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं वे वापस आ सकते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गौरवपूर्ण दिवस था। पहली बार राहुल गांधी आए, समय कम था, फिर भी हरियाणा को पूरा समय दिया। राहुल गांधी का आना यह दिखाता है कि कांग्रेस संगठन को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 15 अगस्त तक हरियाणा में भाजपा द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने आज सोनीपत स्थित भाजपा कार्यालय में ये घोषणा की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सहित अनेक वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहे। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगे चलकर हर राज्य में मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 12 जून को सभी शक्ति केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रत्येक मंडल स्तर पर योग शिविर आयोजित किए जाएंगे।
वहीं चंडीगढ़ में आज कांग्रेस हाईकमान की हुई बैठक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चाहे राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। देश की जनता अब पूरी तरह जागरूक है और उन्हें समझ आ गया है कि कौन राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है। विशेष अभियान 5 जून से और 15 अगस्त तक, जिसमें मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने की उस संकल्प से सिद्धि के सफर के उन सारी चीजों को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रमों को हाथ में लिया है। एक समय था जब देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी और लोग ये कहते थे, धारणा थी कि कांग्रेस ही देश पर राज कर सकती है, नेहरू गांधी खानदानी देश पर राज कर सकता है। ऐसे में देश ने उनको नीति से, व्यवहार से नकारा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं, उसके दोषी वो खुद हैं। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल लचर है, कहीं दिखता नहीं है। सत्ता में जब होते हैं तो भ्रष्टाचार के अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी भले आदमी हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी में योग्यता और क्षमता के तौर पर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की क्षमता मुझे दिखाई नहीं देती। उनके जिस तरीके का आचरण है, देश के सामने अलग रूपों में लोगों ने उनको देखा है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो चंडीगढ़, क्या वो इंग्लैंड चले जाएंगे तो भी ये दृश्य रहेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि पार्टी के 11 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। संकल्प से सिद्धि की 11 वर्षों की जो गरीब कल्याण की योजनाएं, जो विकसित भारत का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता ने लिया है, उन सब विषयों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। राहुल गांधी का दौरा तो वही ढाके 3 पात रहने वाला है। राहुल गांधी जी जब भी आते हैं, वो कुछ लोगों को नए कपड़े पहना के चले जाते हैं, फिर उन कपड़ों को फाड़ने का काम वो हरियाणा के कांग्रेस के नेता करते हैं। अभी उदय भान जी को जो जिम्मेवारी दे रखी है, उनकी टीम भी नहीं बननी। अब हमें लगता है कि उनकी टीम को बनवा के जाने की योजना बनाई है। देखते हैं उनकी टीम बनती है कि नहीं बनती है, या उनको ही बदल दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन के दौरान दिए बयान पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में कहा था कि हमें रेस वाले घोड़ों को रेस में, बारात वाले घोड़ों को बारात में और लंगड़े घोड़ों को घर बिठाना है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में कहा कि राहुल गांधी अपने सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरह का घोड़ा कह रहे हैं। राहुल गांधी अपनी भी क्वालिटी बताएं कि वे कौन से घोड़े हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुरजेवाला द्वारा एचपीएससी को लेकर दिए एक बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सुरजेवाला ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस समय में ये हेराफेरी सर्विस कमीशन ही था, अब ये एचपीएससी है। नहीं, राहुल गांधी जी अगर अपने सारे कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का, कोई बारात का, कोई रेस का, कोई जंग का, तो फिर अपनी भी क्वालिटी बताएं कि ये कौन से घोड़े हैं। ये बारात के हैं, लंगड़े घोड़े हैं या जंगी घोड़े हैं। नहीं, सुरजेवाला जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके टाइम में ये हेरा फेरी सर्विस कमीशन ही था, अब ये एचपीएससी कमीशन है। वहीं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि अंबाला छावनी में लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से बिजली का ढांचा बदला जाएगा और विकसित देशों की तर्ज पर विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इस कार्य का टेंडर मंजूर हो चुका है। टेंडर तो इसका हो गया मंजूर। लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला छावनी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की तारों का, खंभों का, ट्रांसफार्मर्स का, वो सारा का सारा बदला जाएगा। और ये नंबर 1 इसको बनाया है। फायदा ये होने वाला है कि फॉल्ट की जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, कोई फॉल्ट नहीं आया करेगा। इसी को सामने रख के
ये किया जा रहा है और सब जगह पर प्रॉपर वोल्टेज मिलेगी। जो जहां पर जितने वोल्टेज चाहिए वो सारा कैलकुलेट किया गया है, वहां पर उसी तरह की तार लगाई जाएगी और तारें भी सारी इंसुलेटेड लगाई जाएगी, नंगी तारें नहीं लगाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने आज सहायक जिला अटॉर्नी और उप जिला अटॉर्नी के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति शुरू की। इस पहल का औपचारिक उद्घाटन करते हुए प्रदेश के गृह विभाग की सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इन रिक्तियों को व्यवस्थित रूप से भरने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रदेश में 185 एडीए कर्मचारी हैं, जिनमें से 117 को डीम्ड स्थानांतरण के लिए और 68 ने वॉलंटरी स्थानांतरण का विकल्प चुना है। डीडीए कैडर के लिए 31 कर्मचारी हैं, जिनमें से 15 डीम्ड स्थानांतरण और 16 स्वैच्छिक आवेदक हैं। उन्होंने बताया कि डीडीए कैडर के 84% कर्मचारियों और एडीए कैडर के 76% कर्मचारियों को उनके द्वारा चुने गए पहले 5 पसंदीदा स्टेशनों में से अपना स्टेशन मिल गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की ये पहल सुशासन और कर्मचारी केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मुख्यमंत्री के प्रशासनिक आधुनिकीकरण के व्यापक उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारियों और विभाग दोनों को कई लाभ प्रदान करेगा। ये मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करता है, प्रशासनिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं दोनों को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर समय पर स्थानांतरण सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि डीएससी, ओएससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त हों, इसके लिए निर्देश पहले से दे रखे हैं। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी योग्य व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तक के आंकड़े के बारे में विभाग द्वारा बताया गया है कि 28 मई से 3 अप्रैल तक प्रदेश में कुल 1,17,778 प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं, जबकि विभाग को लगभग 28,830 डुप्लीकेट आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएससी सेंटर स्तर पर ही ऐसे डुप्लीकेट आवेदनों की सक्रिय निगरानी और छंटनी की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए, ताकि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। आगामी मानसून सीजन के मद्देनजर फरीदाबाद शहर में जल भराव न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। उपायुक्त विक्रम यादव ने आज अधिकारियों के साथ ओल्ड और एनएचपीसी रेलवे अंडरपास सहित उन स्थानों का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा जल भराव होता है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि शहर के तमाम बरसाती नालों से अवैध अतिक्रमणों को हटा दिया गया है। लगातार शहर के बड़े नालों की सफाई का अभियान चल रहा है और अंडरग्राउंड पानी की निकासी को लेकर पाइपलाइनों को साफ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे अंडरपास को लेकर रेलवे विभाग से बात की गई है और अंडरपास से पानी निकालने के लिए पाइपलाइन डालने की परमिशन मांगी गई है। इसी तर्ज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से भी बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार मानसून मौसम को लेकर प्रशासन का प्रयास लोगों को शहर में जल भराव से परेशानी न हो। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि पॉलिथीन या कूड़ा नालियों में न डालें, जो कि बरसात के समय में रुकावट बनते हैं। तो इनमें क्योंकि जल भराव की समस्या रहती थी, तो यहाँ पे कुछ परमानेंट से इश्यूज थे रेलवेज के साथ में, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे परमिशंस का इश्यूज थे। तो अभी डीआरएम साहब से हमने बात करी है, तो एक परमिशन हमें चाहिए थी एक लाइन डालने की और साथ ही एक ट्रांसफार्मर की। तो वो परमिशन हमें लगभग मिल जाएगी। लाइन की तो हमें मिलेगी, ये ट्रांसफार्मर की लोकेशन फाइनल होनी है। तो इससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा ये ओल्ड जो अंडरपास है हमारा इसमें जल भराव का। साथ ही जो एनएचपीसी का भी जो अंडरपास है, तो उसमें भी हमने कार्रवाई करी है, एफएमडी की तरफ से हुई है। तो वहां पे भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा अब की बार। इसके अलावा जितने हमारे नाले थे या जो हमारे डिस्पोजल थे, उनको भी चुस्त दुरुस्त करा गया है। जितनी भी अगर उनमें गंद थी या फिर ब्लॉकेज थी, वो सारी साफ करी गई है। और डिस्पोजल पे जो मोटर्स हमारी थी, अगर कोई अंडर रिपेयर थी या जो उनकी कैपेसिटी एनहांस करने की बात थी, तो वो भी हमने करवाई है। साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि लोगों से आग्रह ये रहेगा कि जो भी नाले हमारे हैं या ड्रेन्स हैं या जो भी नालियां हैं हमारी, उनमें कृपया करके कूड़ा ना डालें, उनसे साइड में रखें और जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं तो वहां पे कृपया करके डालें।
कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है ताकि योग्य युवाओं को रोजगार की राह पर अग्रसर किया जा सके। इसी कड़ी में आज भिवानी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आईटीआई के प्रशिक्षक वीरेंद्र ने बताया कि विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त 18 से 35 वर्ष के बीच के युवाओं का चयन रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की नौकरी के लिए किया जाता है। युवाओं की दक्षता, कौशल व अनुशासन को देखते हुए युवाओं का चयन किया गया। आज कंपनियों द्वारा विभिन्न कोर्स को पूरा कर चुके 150 युवाओं के साक्षात्कार लिए तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। जो हैं वो आज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बच्चे जो हैं विभिन्न प्रकार के कंपनियों से अपना इंटरव्यू देकर अपने कैरियर को जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो आईटीआई स्पेसिफिक है, जिन्हें टर्नर और फिटर के जो ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं उसके साथ वाईपी सैलून, यूनिसेक्स सैलून, उसके बाद एलआईसी जो अपनी बीमा सखी योजना जो है उसके लिए कैंडिडेट को भर्ती कर रही है। सांवरिया बायो फर्टिलाइजर जो है वो यहाँ आई है। उसके अलावा 100+ वैकेंसी जिन सभी कंपनी को मिला के, और जिसमें जो है कुछ जो है अप्रेंटिस के तौर पर आईटीआई की दे रही है जो 15,000 से ज्यादा का स्टाइपेंड दे रही है। वहीं इस मौके पर साक्षात्कार देने पहुंचे युवाओं ने कहा कि इस तरह के मेले लगते रहने चाहिए। यह उनके लिए रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। हमें पता चला था कि 8 तारीख को भिवानी आईटीआई में जॉब फेयर है, तो हम यहाँ पे आए। अच्छी कंपनी आई हुई थी, हमें एक में सिलेक्शन हो गया और 15-20 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है। और मेरे को पता चला गवर्नमेंट आईटीआई में जॉब फेयर लगता है, तो यहाँ पर इन अपॉर्चुनिटी है जो कि अच्छी सैलरी देती है और काम भी अच्छे से करती, तो यहाँ पर आए हम। खनन एवं भूगर्भ विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने कहा कि खनन विभाग से संबंधित जितने भी मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द पैरवी कर निपटाया जाए। इन सभी मुकदमों की एक सूची तैयार करें और उन्हें इन पर समय समय पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तैयार करें। उन्होंने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में कल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि अभी खनन विभाग से संबंधित मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। ऐसे में प्रत्येक मामले में समय से पैरवी कर इनका निपटारा करवाएं। साथ ही उन्होंने विभाग के विभिन्न खनन कंपनियों पर बकाया राशि की भी तुरंत रिकवरी करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिकवरी सेल प्रत्येक रिकवरी के लिए प्रयास करे ताकि समय पर रिकवरी हो और निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जा सके। विभाग के सभी अधिकारी अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कार्य करें, लगातार पेट्रोलिंग करें और अगर कहीं पर भी अवैध रूप से खनन हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई करें। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल पलवल के सचिवालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। बाद में कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जिन विभागों ने विकास कार्यों को लेकर सूचना प्रदान नहीं की है उनको नोटिस देने के लिए कहा गया है। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में लिंगानुपात की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अवैध रूप से किए जा रहे अल्ट्रासाउंड के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए पखवाड़ों का आयोजन किया जाएगा। जो काम चल रहे हैं उन सब की समीक्षा की गई है। उन कामों में तेजी लाई जाए और अगर कोई कोताही कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निर्देश दिए गए हैं। और जिन विभागों ने अपनी सूचना नहीं दी है उनको 100 कॉल नोटिस देने का डीसी साहब को कहा गया है। लेकिन अब पलवल में 909 से भी 700 कुछ 82-84 के करीब आया है, तो सेक्स रेशो पलवल में घटा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सीएमओ साहब उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी अगर इस तरह के अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर जिनमें इस तरह का जांच की जाती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
हरियाणा सरकार ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और ई गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अत्याधुनिक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। ये पहल ई ऑफिस के उपयोग और अन्य डिजिटल मॉड्यूल पर संरचित, सुलभ और विभाग विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेगी। सभी प्रशासनिक सचिवों को लिखे पत्र में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि हर विभाग और संगठन को पोर्टल एक्सेस और कर्मचारी पंजीकरण के प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। विभागों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी समय पर ई ऑफिस प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करें। कर्मचारी अपने HRMS कोड और एक सुरक्षित OTP आधारित प्रणाली का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। ये पोर्टल प्रशिक्षण प्रगति की रियल टाइम ट्रैकिंग की अनुमति देता है। विभागाध्यक्ष ये देख सकते हैं कि उनके कर्मचारियों ने प्रशिक्षण शुरू किया है या पूरा किया है, जबकि मुख्य सचिव सभी विभागों में समग्र प्रगति की निगरानी करेंगे। इस ई लर्निंग पोर्टल का उद्देश्य एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी विभागों में सीखने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके कर्मचारियों में डिजिटल क्षमता को बढ़ाना है। पोर्टल को elearning.harton.org.in पर एक्सेस किया जा सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने जई फसल की 3 नई किस्में विकसित की हैं। जई पशुओं के लिए चारा बनाने में उपयोग किया जाता है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा है कि हमारा कृषि विश्वविद्यालय सदैव किसानों की सेवा में काम करता है। सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय निरंतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य करने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में विश्वविद्यालय ने जई की 3 नई किस्में निकाली हैं। इन्हें HFO 917, HFO 1014 और HFO 915 नाम दिया गया है। इनसे हम चारा भी ले सकते हैं और बाद में खाने की पैदावार भी अच्छी होती है। कुलपति ने कहा कि चारा और दाना के लिए 2 किस्में इजाद की गई हैं और इनकी बिजाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व असम में कर सकते हैं। जो जई की 3 नई किस्में निकाली, एक किस्म का नाम है HFO 917 हरियाणा फॉडर ओट, दूसरी किस्म का नाम है HFO 1014 और तीसरी किस्म का नाम है HFO 915। ये तीनों किस्मों में से जो पहली 2 किस्में हैं HFO 917 और HFO 1014, ये दाना और चारा दोनों के लिए इसकी सिफारिश की गई है। ड्यूल पर्पज के लिए, यानी कि दोनों चारा और दाना के लिए 2 किस्में ईजाद की गई हैं। उनको हम उत्तर पश्चिमी राज्यों, जैसे उसमें हरियाणा आता है, पंजाब आता है, राजस्थान, उत्तराखंड के जो तराई के क्षेत्र हैं वो आते हैं, तथा जो उत्तर पूर्वी जोन है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व असम आते हैं। इन क्षेत्रों के लिए इन दोनों किस्मों की जो है सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में कल चंडीगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फूले ITI बहलोलपुर में महात्मा ज्योतिबा फूले इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना के लिए नवीन जिंदल फाउंडेशन और राज्य कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अब ये ITI महात्मा ज्योतिबा फूले इंटरनेशनल स्किल सेंटर के रूप में विकसित होगी, जिसका संचालन नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल और हिसार से विधायक एवं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांसद नवीन जिंदल की उपलब्धियों पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के विजन में कुरुक्षेत्र की विशेष भूमिका होगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि सांसद नवीन जिंदल उनके साथ मिलकर सबसे पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और 2030 तक कुरुक्षेत्र कैथल की गिनती देश के अग्रणी क्षेत्रों में होगी। वहीं सांसद नवीन जिंदल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका विजन है कि युवा सही तरीके से विदेश में जाकर अपना रोजगार प्राप्त करें। इसके लिए युवाओं को स्किल का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे देश विदेश में रोजगार के साथ अपना खुद का काम धंधा भी शुरू कर सकेंगे। कैथल के गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम पट्टी अफगान में खेल विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय कुश्ती अखाड़ा, जिला कुमार और जिला केसरी दंगल स्पर्धा करवाई जा रही है। जिला की खेल अधिकारी राज रानी ने इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की खेल नीति से युवा खिलाड़ी बेहद प्रभावित हैं। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए खेल नर्सरियां और सरकारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित सहित खिलाड़ियों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी नशे से दूर रहकर
मन लगाकर पूरी मेहनत से खेल का अभ्यास करें। उससे बच्चों में काफी उत्साह भी है और काफी संख्या भी बढ़ रही है। और यही स्टेडियम तकरीबन पिछले कई सालों से बंद पड़ा था और इसमें अब बढ़ चढ़ के बच्चे भाग ले रहे हैं। आज की ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता में तकरीबन 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और मेरा यही आशीर्वाद है सभी प्रतिभागियों को कि इसी तरह से खेलों के प्रति अपना ये नशे वगैरह से दूर हटके और इसी तरह से अपने प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, कैश अवार्ड हो गया, मतलब हर तरह से अपना योगदान और पूरे प्रयास के मतलब ये रहता है कि भाई हरियाणा का नाम आगे बढ़ चढ़ के रहे। वहीं इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि वे लगन और मेहनत से प्रतिदिन कड़ा अभ्यास करते हैं। हम अच्छे खिलाड़ी बनकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों में पदक हासिल कर अपने जिला और प्रदेश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छी खेल नीति बनाई है। गेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी बच्चों को गेम करना चाहिए। हमें मतलब अगर हम गेम खेलते हैं, गेम में मेडल लेके आते हैं तो सरकार हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हमें नौकरी देती है, मतलब हर तरीके की फैसिलिटी होती है हमारी और बहुत सारा मतलब हमें योगदान मिलता है, हर तरफ से सरकारी नौकरी भी मिलती है अगर कोई अच्छे उससे मेडल लेके आते हैं। मैं 65 kg में खेलता हूँ फ्री स्टाइल में, तो अभी यहाँ पे खानपुर स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन करवाया गया और यहाँ पे करके नेशनल की तैयारी कर रहे हैं अभी। तो पिछले 6 साल से रेसलिंग कर रही हूँ और अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्टेट के लिए। और जैसे कि हरियाणा सरकार हमें ओलंपिक में और एशिया में हम आगे जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट है जो खिलाड़ी हैं वो सारे ही आगे जा रहे हैं और अभी हमारे एशिया में जो पदक भी आए हैं वो हमारी 2 हरियाणा की जो खास लड़कियां हैं अंकित मंगाल और हर्षिता मोर, उनके गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज शुरू हुई। इसमें रेपो दर में कटौती पर फैसला लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति के फैसले की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार केंद्रीय बैंक रेपो दर में तीसरी बार 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.75% पर ला सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की नई रिपोर्ट में जून की भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती का अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने पिछली 2 मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6% पर ला दिया है। भारत के निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया है कि आयोग अब अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत रुझानों पर समय से अपडेट करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली शुरू कर रहा है। ये नई प्रक्रिया पहले की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े समय अंतराल को काफी कम करेगी। ये पहल समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विभिन्न अवसरों पर रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव संचालन के दौरान पीठासीन अधिकारियों को मतदान एजेंटों को दर्ज किए गए मतों का विवरण देते हुए फॉर्म 17C प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिन्हें उम्मीदवारों द्वारा नामित किया जाता है और मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर मौजूद होते हैं। जबकि ये कानूनी आवश्यकता अपरिवर्तित बनी हुई है। VTR ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया, जो अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत रुझानों के बारे में जनता को सूचित रखने के लिए एक सुविधाजनक गैर वैधानिक तंत्र के रूप में विकसित हुई थी, को तेजी से अपडेट सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इस नई पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर 2 घंटे में नई ECI-NET ऐप पर सीधे मतदान दर्ज करेंगे, ताकि अनुमानित मतदान रुझानों के अद्यतन में लगने वाले समय को कम किया जा सके। इसे निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर स्वचालित रूप से एकत्रित किया जाएगा। अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझान पहले की तरह हर 2 घंटे में प्रकाशित होते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अब मतदान बंद होने के तुरंत बाद मतदान केंद्र छोड़ने से पहले PRO द्वारा मतदाता मतदान डेटा ECI-NET में दर्ज किया जाएगा, जिससे देरी कम होगी और ये सुनिश्चित होगा कि मतदान बंद होने के बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी के अधीन अपडेट किए गए VTR ऐप पर मतदान का अनुमानित प्रतिशत उपलब्ध होगा। जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद प्रविष्टियां ऑफलाइन और सिंक की जा सकती हैं। ये अपडेट VTR ऐप बिहार चुनाव से पहले ECI-NET का अभिन्न अंग बन जाएगा।
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बेल्जियम की यात्रा करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख करेगा। इससे पहले रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन की यात्रा की और वहां हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष ब्रिटिश और भारतीय मीडिया से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम की जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों को उजागर करते हुए कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। उधर शशि थरूर की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के अंतिम चरण में अमेरिका पहुंच चुका है। अमेरिका में ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति बताएगा। इससे पहले ये प्रतिनिधिमंडल पनामा, कोलंबिया और ब्राजील का दौरा कर चुका है। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने अंतिम पड़ाव अमेरिका पहुंच चुका है। सातों प्रतिनिधिमंडल ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ रुख को तमाम देशों के सामने रखा और बड़ा समर्थन भारत को अपने इस रुख पर मिला है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।